मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, कल हमने फेयर्स किए थे पायरुवेट के, और हमने ये देखा था उसके दो तरह के फेयर्स हो सकते हैं। एक होते हैं कैटाबॉलिक, दूसरे होते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक बहुत कम होते हैं, इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। कैटाबॉलिक जो है वो ज्यादा कॉमन होते हैं। कैटाबॉलिक फेयर्स में आगे 3 रूट्स आते हैं, जो रूट्स पायरुवेट अडॉप्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना सकता है। तो सबसे पहला रूट होता है एरोबिक ऑक्सीडेशन। एरोबिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे। तो पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये एसिटाइल ग्रुप पार्ट बन जाता है कोएंजाइम ए का, तो इस तरह हमारे पास बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसको क्रेब्स साइकिल में या टीसीए साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है। जब वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो सारे का सारा पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके साथ साथ हमारे पास NADH, FADH2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये जितने भी NADH और FADH2 होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से गुजारा जाता है और अल्टीमेटली ऐड हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स किसी में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। जैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के साथ 2 बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को एटीपी सिंथेज यूज कर लेता है फॉर मेकिंग एटीपी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोक्सिक रिडक्शन। हाइपोक्सिक रिडक्शन कब होती है, यूजुअली तब होती है जब हमारे सेल्स को नॉर्मल लेवल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, या तो कम ऑक्सीजन होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये होता कब है, जब हम स्ट्रेनुअस एक्टिविटी वगैरह कर रहे होते हैं, या कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उन सेल्स में हाइपोक्सिक रिडक्शन होती है। क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं है तो फिर पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता एरोबिकली, और अगर पायरुवेट एरोबिकली ऑक्सीडाइज नहीं होता तो फिर NAD प्रोड्यूस नहीं होगा। NAD प्रोड्यूस नहीं होगा, आगे मजीद क्रब साइकिल नहीं होगा, क्रब साइकिल नहीं होगा तो ATP नहीं बनेगी, तो बॉडी को लॉस होगा इस चीज का। जबकि हमें तो एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पायरुवेट एक और तरीका अडॉप्ट कर लेता है, जिसमें वो अपने आप को हाइपोक्सिकली रिड्यूस कर लेता है। जब वो हाइपोक्सिकली रिड्यूस करता है तो वो अपने आप को रिड्यूस कैसे करता है कि NADH से NADH की ऑक्सीडेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं किसके पास, पायरुवेट के पास। पायरुवेट की रिडक्शन हो जाती है, तो पायरुवेट जो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इनटू लैक्टेट, और NADH जो है ऑक्सीडाइज होकर NAD बना देता है। जब NADH ऑक्सीडाइज होके NAD बना देता है तो ये NAD जो है वो अब अगला ग्लाइकोलाइसिस करवाने में इन्वॉल्व होता है। अगर NAD प्रोड्यूस ना हो तो फिर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकती। तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, इसका मतलब है मजीद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। नया ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल स्टार्ट करवाने के लिए NAD मस्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पायरुवेट को रिड्यूस कर देते हैं इनटू लैक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन होने के लिए एक एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो चाहिए होता है जो pH 7 पे ऑप्टिमम वर्क करता है। ये एंजाइम क्या कराता है, ये एंजाइम पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पायरुवेट की रिडक्शन करवा देता है और NADH को ऑक्सीडाइज करवा देता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जब ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है तो ये टोटल 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। पर ओवरऑल हमारे पास ना तो NADH NAD की कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज आता है, ना ही हमारे CH रेशियो पे कोई चेंज आता है, ठीक है। और इसके बावजूद भी हमारे पास ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो तमाम वो वाले रिएक्शंस जहाँ पे हमारे पास ATP बने पर ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क आए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की, ना CH रेशियो पे फर्क आए, और ना ही
हमें कोई जो NADH और NAD की कॉन्सेंट्रेशन है उन पे फर्क आए। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस को फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फेट या थर्ड रूट, और वो क्या है, कन्वर्जन इनटू एथेनॉल। कन्वर्जन इनटू एथेनॉल क्या है, इन सम प्लांट टिश्यूज एंड इन सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स, protists and microorganisms, pyruvate is converted under hypoxic or anaerobic conditions to मैम आपकी ethanol। आवाज क्या मसला है? मैम, आवाज आपकी कम आ रही थी। अब ठीक आ रही है? मैम अब ठीक आ रही है। ओके चलें जी। अब नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन इनटू एथेनॉल। तो कन्वर्जन इनटू एथेनॉल में क्या होता है कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एथेनॉल एनारोबिकली। एनारोबिकली का मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये काम जो होता है ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो बिल्कुल ही ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। हम में नहीं हो सकता, हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है, क्योंकि जब हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं इसका मतलब है वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई है। इसको मैंने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। पर जब हमारे पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो तो ये नहीं हो सकता कि हम एथेनॉल कन्वर्जन स्टार्ट कर दें पायरुवेट को। We don't have the ability to convert pyruvate into ethanol. Why? Because we don't have this enzyme, pyruvate decarboxylase. तो कन्वर्जन इनटू एथेनॉल के लिए क्या होता है, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहले एक रिएक्शन होता है अलग एंजाइम से, फिर दूसरा रिएक्शन होता है अलग एंजाइम से। तो इसको हम पढ़ते हैं इन सम प्लांट टिश्यूज एंड इन सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स, कुछ प्लांट टिश्यूज में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, दोज हु डोंट हैव बैकबोन और दोज हु डोंट हैव, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और कुछ प्लांट टिश्यूज में। इसके अलावा प्रोटिस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम वगैरह, ठीक है, प्रोटिस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ छोटे छोटे जानदार जो हमें आंखों से नजर नहीं आते। इन सब में क्या होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड अंडर हाइपोक्सिक और एनारोबिक कंडीशंस टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रादर देन लैक्टेट। तो उनमें क्या होता है कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, बजाय इसके कि उनको कन्वर्ट किया जाए लैक्टेट में। लैक्टिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि इनमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एनारोबिकली या हाइपोक्सिक कंडीशंस। किन किन में, इनवर्टिब्रेट्स में, प्रोटिस्ट में, प्लांट टिश्यूज में, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। जबकि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है इट वुड अकर in eukaryotic cells like in animals, in humans, और कुछ ऐसे सेल्स में जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ऑक्सीडेटिव एरोबिक ऑक्सीडेशन के कोई चांसेस नहीं होते। जब एरोबिक ऑक्सीडेशन नहीं होती तो इसका मतलब कि वहां पे हाइपोक्सिक रिडक्शन हो जाती है। Now, process called ethanol alcohol fermentation. अब जो ये वाला वापस इस पे आ गई हूँ मैं कि जब कन्वर्जन इनटू एथेनॉल होती है, यानी कि पायरुवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल फर्मेंटेशन कहते हैं या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वही काम होगा कि ना तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में CH रेशियो का डिफरेंस आएगा, ना ही वहां पे कोई किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा, और हमें ATP भी मिल जाएगी। तो इसलिए हम कन्वर्जन टू एथेनॉल को भी क्या कहते हैं, अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ 2-स्टेप प्रोसेस देखें यहाँ पे डायग्राम्स में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पायरुवेट के इस पोर्शन को पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जो क्या है, C++ नेगेटिव, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज
इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है और पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में। आप देखिए ये CH3 एज इट इज वैसे का वैसे ही है, ये C वैसे का वैसे ही है, और क्या हुआ है इसके साथ डबल बॉन्ड O और H लग गया है, ये C डबल बॉन्ड O और O यहाँ से रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को वर्क करने के लिए मैग्नीशियम आयंस और थायमीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम चाहिए होता है। इन दोनों के बगैर TPP इज थायमीन पायरोफॉस्फेट, इन दोनों के बगैर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज अपना वर्क नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड और बेसिकली हम कहेंगे इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसको क्या करते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में की वजह से रिड्यूस कर देते हैं इनटू एथेनॉल। जब रिडक्शन होती है तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ भी एक H लग जाता है और यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस H के अलावा एक और H लग जाता है, तो हमारे पास एथेनॉल बन जाता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स देने का जरिया होते हैं वो कौन होते हैं, NADH। NADH खुद ऑक्सीडाइज होकर NAD बनाता है और इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, यहाँ पे इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर देता है और कार्बन एक और हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाती है, एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाती है और NADH की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब हम डिटेल में दोनों स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, दिस पायरुवेट, conversion of pyruvate into acetaldehyde in the presence of pyruvate decarboxylase. So in the first step, pyruvate is decarboxylated. Decarboxylated means removal of carbon dioxide. Decarboxylated is an irreversible reaction. This reaction is always irreversible. But you can see here the next step is reversible. First step is always irreversible, which means pyruvate can only convert into acetaldehyde by use of pyruvate decarboxylase, but the same enzyme cannot convert acetaldehyde back into pyruvate. Now, pyruvate decarboxylase requires magnesium Mg2 plus ions and has a tightly bound coenzyme that is thymine pyrophosphate. So thymine pyrophosphate is coenzyme which is required for the proper working of pyruvate decarboxylase with the cofactor that is magnesium 2 plus ion. Okay, let me check. Slides मेरी तरफ से शो हो रही हैं। हाँ जी, yes, किसी को भी शो नहीं हो रही? हो रही है। हाँ बेटा, हो रही है मैम। ओके, जिनको शो नहीं हो रही उनकी इंटरनेट, एक मिनट बेटा, जिनको शो नहीं हो रही उनकी इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा। अभी मेरे पास फुल इंटरनेट स्ट्रेंथ आ रही है, आप थोड़ा सा ना अपनी जगह को इधर उधर चेंज करके देखो। ओके मैम, ठीक है, अपनी प्लेस को थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके देखो, या अगर आपने डोर या विंडो बंद की हुई है तो डोर या विंडो को खोल लो, ठीक है, ताकि सिग्नल्स जो है वो प्रॉपर आने शुरू हो जाए। लेट मी अगेन do now, is it showing to everyone? yes ma'am, yes ma'am. Okay, सबको स्लाइड शो हो रही है ना? स्लाइड जी मैम हो रही है शो। ओके, चलें जी। सो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को प्रॉपर वर्क करने के लिए tightly bound coenzyme which is thymine pyrophosphate वो चाहिए, and a cofactor which is known as magnesium 2 plus ion, like magnesium, magnesium ions वो चाहिए होते हैं। अब बेटा थोड़ा सहन में आओ, अपने यार्ड में सहन में थोड़ा सा ओपन एरिया में आओ, या ऐसा करो कि लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो।
यार क्लास बंद करोगी तो ऊपर कंटेंट बीइंग शेयर कुछ लिखा आएगा, उसको क्लिक करो तो फिर आ जाती है स्क्रीन। चलें आगे मैं कंटिन्यू करूं। Yes, ma'am. Okay. So pyruvate decarboxylase is present in brewers and bakers yeast. जो pyruvate decarboxylase होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस किस में होता है? ये ब्रूअर्स एंड बेकर्स यीस्ट में होता है। ब्रूअर्स यीस्ट कौन सी होती है? वो वाली यीस्ट जो हम ब्रूइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रूइंग का मतलब होता है जैसे अगर आप लोगों ने कभी यूट्यूब पे कॉफी को ब्रू करने की देखी हो वीडियोस, तो वो एक कॉफी मेकर में डालते हैं और उसमें थोड़ी सी कॉफी डालते हैं और उस पानी और भाप की वजह से कॉफी ब्रू हो जाती है और नीचे आपके पास कॉफी सिरप आ जाता है। उस कॉफी सिरप में आपने मिल्क शुगर जो भी ऐड करना हो आप फिर ऐड कर लेते हो। तो वो जो पाउडर कॉफी को ब्रू करते हैं यानी कि उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालने वाली यीस्ट भी होती है, वो ब्रूअर्स यीस्ट कहलाती है। इसी तरह बेकर्स यीस्ट होती है। बेकर्स यीस्ट कौन सी होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेज़ाई। बेकर्स यीस्ट गिव मी 2 seconds students please. Okay, I am back. हाँ जी, तो ब्रूअर्स यीस्ट मैंने आपको बताई कि ऐसी यीस्ट होती है जो ब्रू कर देती है चीजों को, ठीक है। मोस्टली शैम्पेन और बियर वगैरह की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है बेकर्स यीस्ट जो हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। बेकर्स यीस्ट कौन सी होती है? जो बेकर्स इस्तेमाल करते हैं, बेकरी वाले लोग। सैक्रोमाइसिस सेरेज़ाई उस यीस्ट का नाम है। ये यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट इन दोनों में पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पाया जाता है। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो शुगर को एसिटाल्डिहाइड में या किसी और चीज में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसीलिए हम बेकिंग में अपने पिज्जा डो को या ब्रेड को, जो डबल रोटी हम खाते हैं उसको राइज करने के लिए, फुलाने के लिए उसमें यीस्ट डालते हैं। तो यीस्ट क्या करता है? रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डो को राइज होने में हेल्प करती है। क्लियर? तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इज प्रेजेंट इन ब्रूअर्स एंड बेकर्स यीस्ट एंड इन ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट फर्मेंट ग्लूकोज टू एथेनॉल इंक्लूडिंग सम प्लांट्स। तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज किस में प्रेजेंट होता है? ब्रूअर्स यीस्ट में, बेकर्स यीस्ट में, और इसके अलावा उन ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूकोज को एथेनॉल में फर्मेंट करने की सलाहियत रखते हैं। We don't have this ability to ferment glucose into ethanol. Human beings have no ability to ferment glucose into ethanol, including some plants. कुछ plants भी ऐसे होते हैं जिनमें ये ability होती है कि वो ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। The enzyme is absent in vertebrate tissues. जितने vertebrate tissues हैं, all animals, those who have backbone. तो जिनके पास बैकबोन है, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उनमें ये एंजाइम नहीं पाया जाता, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता। एंड इन अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और उनमें भी नहीं पाया जाता जिनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। क्लियर? यही वजह है कि हमारे अंदर एथेनॉल फर्मेंटेशन यानी कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट नहीं किया जाता, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होती बल्कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, बिकॉज वी हैव दैट एंजाइम. We don't have this pyruvate decarboxylase enzyme. Now the second step. In the second step, acetaldehyde is reduced to ethanol through the action of alcohol dehydrogenase with the oxidation of NADH. The second step में क्या होता है? Acetaldehyde is reduced into ethanol by the enzyme using alcohol dehydrogenase with the simultaneous oxidation of NADH into NAD+. तो simultaneously उस वक्त में क्या होता है कि NADH को NAD+ में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है।
Alcohol dehydrogenase is present in many organisms that metabolize ethanol, including humans. जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है, चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल भी बनता है और एथेनॉल को तोड़ के वापस से एसिटाल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। कौन? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये काम कर सकता है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है जो एथेनॉल को ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यही वजह है कि जो अमेरिकन या वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनमें एथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है वो कंज्यूम हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि उनमें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस एथेनॉल को डिग्रेड कर देता है। We have this enzyme, but we cannot. जो नहीं, हाँ जी मैम जो नहीं पीते, मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, फिर उनमें ये एंजाइम नहीं होगा? जो अमेरिकन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें तो होता है एंजाइम, पर जो नहीं कंज्यूम करते उनमें एंजाइम नहीं होगा? उनमें भी होता है, उनमें भी होता है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एथेनॉल को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ह्यूमंस हैव दिस एबिलिटी टू कंज्यूम, टू मेटाबोलाइज एथेनॉल। तो सारे ह्यूमंस में होती है, ये नहीं होता कि सिर्फ अमेरिकन में है या सिर्फ उनमें है जो एथेनॉल को कंज्यूम करते हैं। कहीं ना कहीं हम भी एथेनॉल को कंज्यूम कर रहे होते हैं ड्यू टू आवर ड्रग्स। कौन सी? जो मेडिसिन हम खाते हैं, समटाइम्स मेडिसिन में थोड़ी बहुत अमाउंट एथेनॉल की या इस तरह की किसी सब्सटेंस की मौजूद होती है जो हमारी दवाई के तौर पर एक्ट करती है। वो किसी खुम्र, किसी नशे वाली चीज के तौर पर एक्ट नहीं करती, और वो हलाल भी है हमारे लिए, सिर्फ उस केस में जब वो दवाई है। मैम कोल्ड ड्रिंक्स में भी तो होती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज करते हैं उसमें भी तो लिटिल अमाउंट वो डालते हैं। यस, उसमें भी होती है थोड़ी बहुत अमाउंट। यस, थोड़ी बहुत होती है उसमें भी। तो वी कैन कंज्यूम, हम मेटाबोलाइज कर सकते हैं एथेनॉल को, पर हम एथेनॉल फर्मेंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो पहले वाला एंजाइम नहीं होता। क्लियर? यस मैम। ओके जी। अब नेक्स्ट है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर दस द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एथेनॉल फर्मेंटेशन। तो एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एथेनॉल, इसके अलावा तो कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ये भी यूटिलाइज हो गया, ये भी यूटिलाइज हो गया, ये बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके अलावा हमारे पास कोई एंड प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो ये एंड प्रोडक्ट्स हैं एथेनॉल फर्मेंटेशन के। और जो ओवरऑल इक्वेशन होती है हमारी इस रिएक्शन की, वो क्या होती है? अगर हम ग्लूकोज से स्टार्ट करें तो ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, हमारे पास क्या बनता है? 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो ATP बन रही होती है, ये ग्लूकोज को जब पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तब बन रही होती है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने पायरुवेट से नहीं रिएक्शन स्टार्ट किया, हमने ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट की। ठीक है? तो द CH रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम। यहाँ पे भी क्या होता है? ग्लूकोज और एथेनॉल की जो CH रेशियो है वो सेम रहती है। कैसे सेम रहती है? ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है C6H12O6। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O या C2H5OH। C2H5OH होता है। मैंने क्या किया? ये वाला जो H है, इस H को ये वाला जो H है, इस H को मैंने इस H5 में ही ऐड कर दिया, तो वो हो गया C2H6 और अकेला हो रह गया। ठीक है? अब यहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन की वो निकाल लो, रेशियो निकालो, तो क्या आएगी? कार्बन की क्या है यहाँ पे? 1। हाँ जी, कार्बन की रेशियो यहाँ पे क्या आएगी? 6 1s are 6 and 6 2s are 12। ठीक है? ऑक्सीजन की 1, ऑक्सीजन की 1। पर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को नहीं देखना, हमने पिछले वाले में भी ऑक्सीजन को नहीं देखना। ऑक्सीजन तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें कार्बन की क्या आएगी रेशियो? क्या रेशियो आएगी कार्बन की? मैम इसकी 1 1s are 2। हमारे पास टोटल कितने एथेनॉल हैं? हमारे पास टोटल कितने एथेनॉल हैं? 2 एथेनॉल है ना हमारे पास टोटल। 2 मॉलिक्यूल्स एथेनॉल के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 के साथ ही हमने इसको करना है। तो कार्बन की अभी अकेले कार्बन को देखें क्या आएगी? 2 1s are 2
प्लस यस मैम। यही होगी ना, और 6 है हाइड्रोजन। और 2 3s are 6 यस, तो क्या, बल्कि इसको ऐसे भी ना करें, पहले आप ऐसे करें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमें आसानी रहे। ये है हमारा मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कार्बन कितने हो जाएंगे? C4। H कितने हो जाएंगे? मैम? H कितने हो जाएंगे? 10 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? ऐसा ही है। इधर 12 हो जाएंगे। यस, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब जरा कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो निकालें, क्या आएगी? 1 और 3 मैम, 4 1 क्या 1 और 4 12। और बेटा अपनी जरा माइक को ऑफ करें। क्या कह रहे हो? हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या रेशियो आ रही है? हमारे पास रेशियो आ रही है कार्बन की 1, अगर हम इसको 2 पे लेके जाऊं, यस 1:3 ही आएगी, पर मैं इसको थोड़ा कम सिंप्लीफाई कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको 2 पे लेके जाऊं, तो 2 2s are 4 और 6 2 6 are 12 मैम। यस, तो क्या आएगी? 2 6 are 12। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें जो सिंप्लीफाइड रेशियो है वो क्या है कि इसको और मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 1:3 3, 1:3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1:, ओके बेटा थोड़ा सा अपना माइक को ऑफ करें, अपने माइक को म्यूट कर लें। हाँ जी, तो हमारे पास आ गई 1:3। अब इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो साथ में प्लस करें कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या निकलेगी रेशियो? कार्बन कितने? कार्बन कितनी है? 2 कार्बन हैं, तो हमारे पास 1 आ गया, 2 1s are 2 और ऑक्सीजन कितने? 2 2s are 4, तो क्या हो जाएगी? 2। यही आएगी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में। बेटा समझ लगी है? एक बार दोबारा बता दी मैम, दोबारा बता ये दें। रेशियो वाला पॉइंट एक बार बताते हैं, इसमें Okay. कंफ्यूजन है। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ। ग्लूकोज की निकल आई रेशियो, जी ग्लूकोज की हो गई ना। Yes, अब ma'am. इसके बाद एथेनॉल की देखिए। जी मैम। हमने रिएक्शन में सारे प्रोडक्ट्स को देखना होता है, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लें पहले आप। यहाँ पर मैं इसको अब ये काट रही हूँ, इसको हम अलग अलग नहीं कर रहे क्योंकि इसके आप लोगों को समझ लग गई। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2CO2। क्लियर? अब यहाँ पे कितने कार्बन है ये और ये कितने हैं, इसको अब टोटल करके मुझे बताना है आपने। अब टोटल करें, 2 2s are, मैम कार्बन 2 और ये ऑक्सीजन कार्बन 4। पहले इसका बताएंगे ये वाला। 2 2s are 4, कार्बन 4 हो गए, जी 4 और ये वाले कार्बन कितने हैं? 2 ये 2, भी तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। 6 हो गए। मैं 6 लिख लूं यहाँ पे। जी अब मैम। आगे देखें, हाइड्रोजन देखें। 6 2s are 12। तो मैं हाइड्रोजन 12 लिख लूं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन है नहीं। अब उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर एथेनॉल में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। जी मैम। एथेनॉल में 2 ऑक्सीजन हुए हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है?
4 कितने? 4 + 2 कितने हो गए? 4 + 2 कितने हो गए? 6 तो वही दोबारा ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। ये देखें, वही दोबारा अगर हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर लें, जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास क्या बन रहा है? वही फॉर्मूला बन रहा है जो किसका था? ग्लूकोज का था। तो अब रेशियो निकाल लें सिंपली। क्या रेशियो आएगी? 1:2:1। पहले मैं आप लोगों को दोनों की अलग अलग रेशियो निकलवा के ऐड करवा रही थी। फिर मैंने कहा कि आप लोग अलग अलग रेशियो ना निकालें, बल्कि आप लोग क्या कर लें, पहले एटम्स को ही ऐड कर लें और फिर उसके रेशियो निकाल लें। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, तो हमारे पास अब देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में CH रेशियो में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। ATP भी हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। जब CH रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया। तो जब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ATP भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे नीचे वो बता रहे हैं द CH रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स glucose and products ethanol and carbon dioxide remains the same. Clear? यस मैम। Okay. Now the fates of pyruvate है, ये एक छोटी सी वीडियो है। इसके बाद मेरे पास आप लोगों तक पहुंच नहीं है, तो आप लोगों के पास स्लाइड्स है, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। सारी वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई हैं, या मैं दिखा दूं अभी आप लोगों को? मैम दिखा दें। चले देख लेते हैं हम। पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि अब स्लाइड शो यस मैम हो रही है। सबको लाइट्स शो हो रही है। यस यस मैम हो रही है। सबको शो हो रही है? ओके। Pyruvate has three fates. One, in the presence of oxygen in mitochondria, pyruvate is oxidatively carboxylated, which means it has lost the carbon molecule in an oxygen reduction reaction. This reaction is catalyzed by enzymes that are reactive as pyruvate dehydrogenases. मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक ऑन है, इसलिए शायद वो। मैम आपने वीडियो प्ले किया है? यस। पर मैम इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Pyruvate has three fates. In glycolysis, pyruvate has three fates. One, in the presence of oxygen in mitochondria, pyruvate is oxidatively deactivated, which means it has lost the carbon molecule in an oxygen reduction reaction. This reaction is catalyzed by three enzymes that are reactive as pyruvate dehydrogenase complex. And then acetylcholine is formed. Acetylcholine is in the absence of oxygen, something is मैम वीडियो की वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। yeast and some bacteria, pyruvate is converted into ethanol in an alcohol fermentation reaction. बेटा मेरी तरफ से आवाज फुल है।
इस वीडियो की आवाज वैसे भी कम है, तो आप लोग इसको अपनी स्लाइड्स में ही देख लीजिएगा, या आवाज के बगैर मैं आप लोगों को फिर इसको समझा देती हूँ। ऐसे इसको कर लें समझा क्या? दें आप आप समझा दें। ओके मैं समझा दूं। ओके मैं आवाज के बगैर समझा देती हूँ। तो ये है हमारे पास फेट्स ऑफ पायरुवेट। तो पहले वाला फेट क्या है पायरुवेट का, वो ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये वाला साइन बना हुआ है, दिस साइन इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये वाला पहला फेट कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है कि पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? कि पायरुवेट के इस मोइटी को एसिटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है। ये देखिए, ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। जब ये रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के होने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और साथ में NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH बनाता है। क्लियर? ओके ओके। सो अब नेक्स्ट है अब जो दूसरा फेट है पायरुवेट का, वो कब होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पे क्रॉस, व्हेन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ कहाँ पर होता है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जो हमारे मसल्स हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और तब जब माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किन में नहीं होता? रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब जो सेकंड फेट है, उसमें होता क्या है? उसमें बेसिकली पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टेट। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कि वहां पे एक एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में या लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? जी मैम। ओके, चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो जो थर्ड फेट है, थर्ड फेट क्या होता है? किस में होता है? यीस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में, इनवर्टिब्रेट्स में होता है। इसको अल्कोहल फर्मेंटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये कब होता है? बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एनारोबिक रिएक्शन है, जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी यूज नहीं होती। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि पायरुवेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड के बाद हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं एथेनॉल में। तो पायरुवेट को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम रिक्वायर होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बेटा अपने माइक को ऑफ करें। अब पायरुवेट जब एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। सेकेंड स्टेप में एसिटाल्डिहाइड को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आते हैं? दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर सबको?
सबको क्लियर हो गया है? यस Yes, मैम। यस मैम। जी मैम। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब है यूजेस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये जो लास्ट वाला था हमारे पास एनारोबिक में, हम एनारोबिक कंडीशंस में जब हम पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे हैं एथेनॉल में, तो इसका फायदा क्या है? इसके फायदे बहुत सारे हैं। जैसे अभी मैंने बात की थी ब्रूअर्स यीस्ट की और फिर बेकर्स यीस्ट की, यानी कि हम बेकरी में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम चीज़ों को ब्रू करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल फर्मेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। बहुत मज़े के आसान से यूजेस हैं। सबसे पहला क्या है? द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन। हमें पता है ना कि पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये वाला रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। तो हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बाय पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन इन ब्रूअर्स यीस्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कार्बोनेशन ऑफ शैंपेन। तो शैंपेन जो होती है, शैंपेन आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा, शैंपेन इज अल्कोहल बेसिकली, यानी कि शराब। तो शैंपेन को की कार्बोनेशन करने के लिए उसमें सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के लिए वहां पे उसमें जैसे हम सोडा वाटर्स में ऐड करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ऐड की जाती, बल्कि वहां पे फर्मेंटेशन करवाई जाती है। फर्मेंटेशन करवा के पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन की मदद से, ब्रूअर्स यीस्ट की मदद से, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो शैंपेन का हिस्सा बन जाता है। तो शैंपेन जो बनाई जाती है वो बेसिकली फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती है। क्लियर? उसके बाद एंशिएंट आर्ट ऑफ ब्रू। अब बियर को ब्रू करने के लिए एंशिएंट तरीके जो थे उसमें क्या थे? इन्वॉल्व सेवरल एंजाइमेटिक प्रोसेस। उसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते थे इन एडिशन टू द रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल फर्मेंटेशन, जिसमें से एक एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या था? एथेनॉल फर्मेंटेशन। तो बियर जो बनाई जाती है, बियर को जो ब्रू किया जाता है, ये भी शराब की किस्म है। मुझे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं पता कि शैंपेन और बियर में क्या डिफरेंस है, बट ये किस्में ये शराब ही है, ठीक है। तो शैंपेन और बियर दोनों बनाने के लिए फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाई जाती है, फर्मेंटेशन करवाई जाती है। उसके बाद है इन बेकिंग। जब बेकिंग करते हैं तो इन बेकिंग, हम घर में भी बेकिंग करते हैं, हम पिज्जा वगैरह घर में बना लेते हैं, ब्रेड्स बना लेते हैं, कुछ भी। तो in baking, carbon dioxide released by pyruvate decarboxylase when yeast is mixed with the fermentable sugar causes dough to rise। तो आपको पता होगा जब हम पिज्जा वगैरह बेक करते हैं, पिज्जे की डो बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा फ्लोर डालते हैं, ऑल पर्पस फ्लोर, यानी कि मैदा। मैदे में क्या होती है? स्टार्च होती है। इसके अलावा हम उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं, चीनी, आम हमारी नॉर्मल टेबल शुगर। तो मैदा भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम फर्मेंटेबल शुगर कह देते हैं। तो ये जो फर्मेंटेबल शुगर है, यानी कि जिसकी फर्मेंटेशन हो सकती है, जब उसमें हम यीस्ट डालते हैं और उसको थोड़ा सा नी करते हैं, तो क्या होता है? वहां पे यीस्ट अपना काम करना शुरू कर देता है। यीस्ट अपना काम कैसे करता है? क्योंकि यीस्ट के अंदर पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद होता है। तो शुगर फर्मेंट होना शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डो में रिलीज होना शुरू होती है, वैसे वैसे डो राइज कर जाती है। वैसे वैसे हमारी पिज्जा की डो या ब्रेड की जो भी आप बना रहे हो, उसकी डो राइज कर जाती है और फूल जाती है। तो आफ्टर 30 मिनट्स 35 मिनट्स आप जो है उसको फिर रिमूव कर लेते हो, उसको दोबारा से नीट करके उसमें उसकी आपने जो भी बेकिंग करनी हो आप उसकी बेकिंग स्टार्ट कर लेते हो। पर ये याद रखें कि हमेशा ये जो रिएक्शन होता है ये एनारोबिक होता है, इसीलिए आप डो को अच्छी तरह से कवर करके रखते हो ताकि उसके अंदर कहीं से भी ऑक्सीजन दाखिल ना हो। क्लियर? नेक्स्ट यूज है योगर्ट। योगर्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को पता होगा घरों में भी हम लोग योगर्ट खुद भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, जरूरी नहीं हम मार्केट से लें, हम घर में भी योगर्ट बना लेते हैं। कैसे योगर्ट बनाते हैं घर में? हम थोड़ा सा मिल्क लेते हैं वार्म, उसको थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं। वार्म करने के बाद उसमें ऑलरेडी बना हुआ जो थोड़ा सा योगर्ट होता है, थोड़ा सा दही उसमें ऐड कर देते हैं। तो चूंकि योगर्ट में एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। दिस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ये बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसको फर्मेंट कर देता है। जैसे ही उसको फर्मेंट करता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या है? चूंकि एसिड है, एसिड क्या करता है?
एसिड की वजह से मिल्क की बाकी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सारी की सारी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, ग्लूटिनेट हो जाती हैं, तो वो कर्ड और योगर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और योगर्ट का जो हल्का सा खट्टा सा टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है, वो इसी एसिडिक पीएच की वजह से होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमेशा खट्टे होते हैं, तो इस वजह से योगर्ट का थोड़ा सा टेस्ट खट्टा हो जाता है। तो योगर्ट produced when the bacterium Lactobacillus bulgaricus ferments the carbohydrate in milk, producing lactic acid। उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। The resulting drop in pH, एसिड की वजह से pH ड्रॉप कर जाती है, causes the milk proteins to precipitate, जिसकी वजह से मिल्क प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। जब मिल्क प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाती हैं तो वो थिक योगर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, प्रोड्यूसिंग द थिक टेक्सचर एंड सोर टेस्ट ऑफ अनस्वीटेंड योगर्ट। तो और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट हमारे पास योगर्ट का होता है, दैट विच इज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। क्लियर कि लैक्टिक हम कैसे घर में योगर्ट बनाते हैं? हाँ जो जी, इंडस्ट्रियल Yes, ma'am. स्केल पे बनता है योगर्ट वगैरह मैम, वो कभी कभी मीठा भी होता है, मतलब मीठा होता है मैम, वो उसमें कोई स्पेशल टेस्ट डालते हैं जब हम Yes. घर में मतलब यस बनाते वो हैं नहीं, वो तो मैम उसका हाँ वो टेस्ट थोड़ा और सा आ रहा होता है। यस वो टेस्ट का थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो लोग प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डालते हैं, वो लोग कंट्रोल्ड रिएक्शन कराते हैं। हमने तो किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया। अगर हमने जो दही बनाने के लिए रखा है वो थोड़ी ज्यादा देर पड़ा रह जाए तो हमें पता है वो ज्यादा खट्टा हो जाता है ना। तो उन्होंने कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाते हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाते हैं और वो बीच में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं और समटाइम्स वो स्वीटनिंग एजेंट्स भी उसमें ऐड करते हैं। तो इस वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारे घर वाले के। पर जो दही बनने का अमल है, जो योगर्ट बनने का अमल है, वो यही है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, चाहे वो हम घर में डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं। क्लियर? जी मैम। अच्छा अब नेक्स्ट है एन अदर बैक्टीरिया। हाँ जी मैम पूछिए। जब हम योगर्ट बनाते हैं तो हम क्या उसको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं कि इसी टेम्परेचर पे होगा बनेगा? नहीं, हम स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं देते, हम मिल्क को थोड़ा वार्म कर लेते हैं। उसको हम वार्म क्यों करते हैं? ताकि बैक्टीरिया जो है वो इजीली अपना काम कर सके। बिल्कुल आप ठंडे दूध में डालोगे योगर्ट को तो वो योगर्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। आप चिकन वगैरह को अपने फ्रीजर में ऊपर फ्रीजर में रख के फ्रीज कर लेते हो। क्यों फ्रीज करते हो? क्योंकि आपने उसको स्टोर करना होता है। स्टोर करने के लिए आप उसको फ्रीज करते हो। फ्रीज करने से क्या होता है कि जितने बैक्टीरिया होते हैं, आप बैक्टीरिया को रोक तो सकते नहीं हो, बैक्टीरिया की एक्टिविटी रुक जाती है। बैक्टीरिया तो हर वक्त हमारी एयर में मौजूद है ना उसको स्पॉइल करने के लिए, तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी रुक जाती है। जितना कम टेम्परेचर होता जाता है उतना बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए हम चीजों को स्टोर करने के लिए उनको या तो माइनस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि वहां पर बैक्टीरिया जो है वो कोई बैक्टीरिया एक्टिव ना रहे। इसीलिए हम यहाँ पे मिल्क को वार्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिव चाहिए, हमें इनएक्टिव नहीं चाहिए। तो मिल्क को थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं ताकि बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएं, वो एक्टिवली अपना काम कर सकें, वो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर सकें। और हमारा तो स्पेसिफिक टेम्परेचर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास घरों में थर्मामीटर्स वगैरह नहीं होते जो फूड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इंडस्ट्रीज में वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही सिर्फ वार्म करते हैं, उससे ज्यादा वार्म नहीं करते और फिर वो उसको योगर्ट बनाते हैं। क्लियर? हम सिर्फ बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं वार्म करके। अच्छा जी, आपको पता है इसीलिए कहते हैं कि आपने जब गोश्त वगैरह, आपने जब चिकन मीट वगैरह स्टोर करना है तो आप उसको छोटे छोटे पैकेट्स बना के सेव करो, ताकि आपने एक पैकेट निकाला और उसको इस्तेमाल कर लिया। ये ना हो कि आप बड़े का बड़ा बल्क ही स्टोर कर लो एक ही पैकेट में डाल के ज्यादा सारा, और जब फिर आपने पकाना तो इतना ज्यादा नहीं होता, उसमें से जब आप थोड़ा सा निकालते हो तो निकालने के लिए आपको सारे के सारे गोश्त को, सारे के सारे मीट को मेल्ट करना पड़ता है, उसको थॉ करना पड़ता है। जब आप थॉ करते हो सारे के सारे गोश्त में बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, फिर आप उसमें से निकाल के थोड़ा सा तो कुक कर लोगे, बाकी में बैक्टीरिया एक्टिव हो गए तो वो गोश्त स्पॉइल हो जाता है, वो चिकन खराब हो जाता है। तो आपको छोटे छोटे पैकेट्स बना के, हाँ जी
मैम कुछ ना एरियाज में फ्रिज वगैरह नहीं होती मैम, जैसे कुछ लोग होते हैं वो स्टोर करने के लिए लंबे अरसे के लिए मीट को मैम वो नमक लगाते हैं मैम, उस प्रोसेस क्या क्या आता है, फर्मेंटेशन क्या क्या रिलेटेड होता है जो वो साल लगाते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे जो वो गोश्त होता है। वहां पे फर्मेंटेशन नहीं होती जहां तक मेरा आइडिया है। सॉल्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, चाहे बहुत ज्यादा किसी चीज में चीनी होगी, चाहे बहुत ज्यादा किसी चीज में नमक होगा, वो उस चीज को प्रिजर्व कर देता है। कैसे प्रिजर्व कर देता है? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चीनी, बहुत ज्यादा शुगरी एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वही बात है कि बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम सी कंडीशन चाहिए होती है। तो जब हम उसको वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, हम उसको बहुत ज्यादा सॉल्ट, हाँ जी ये बात है, कुछ लोग कुछ इलाकों में इसको ड्राई कर दिया जाता है, गोश्त को ड्राई कर देते हैं, बाद में ड्राई करके उसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद उसको जब कुक करना हो कुक कर लेते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन के तरीके हैं जिसमें हर तरीका फर्मेंटेशन नहीं है। जो सॉल्ट लगाने वाला तरीका है वो ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। आपको पता है ये जितने जैम्स और मार्मलेड्स होते हैं ये कभी खराब होते हैं? नहीं होते। आप अपने घर में खुद अचार, आपकी नानो, आपकी दादो, आपकी अम्मी डालती है ना घर में अचार, पिकल्स, तो जो अचार डाला जाता है, जो अचार डाला जाता है उसमें नमक तेज रखा जाता है। क्यों नमक तेज रखा जाता है? ताकि उसको वो स्पॉइल ना हो, उसको फंगस ना लगे। और उसमें ऑयल भी ज्यादा सारा डालते हैं ताकि बैक्टीरिया वहां पे ग्रो ना कर सके। तो ये घरेलू ऑयल से तो उसकी मैम ऑयल से तो जो पिकल की वो रेंसिडिटी नहीं होती, वो जाके उसको वो ना डिकम्पोज खराब ना हो, वो जो पिकल होता है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि वहां पे जो आपका ऑयल है या घी है उसमें एसिड प्रोड्यूस हो गए। जब एसिड प्रोड्यूस हो जाएंगे उसमें, तो आपका जो घी या ऑयल होता है, जो फैट होता है, वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे रेंसिडिटी नहीं करवा रहे होते। यहाँ पे अचार वगैरह पिकल्स को स्टोर करने के लिए दो काम किए जाते हैं। या तो उसको बहुत ज्यादा खट्टा कर दिया जाता है। खट्टा कैसे करते हैं कि उसमें कोई एसिड डाल देते हैं, एसिटिक एसिड या विनेगर वगैरह, या उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल देते हैं। अगर तो बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन होगी तभी वहां पे फंगस और बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर सकेंगे, और अगर वहां पे एसिडिक कंडीशन होगी तब भी बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह वहां पे ग्रो नहीं कर सकेंगे। क्लियर हुआ है? जी मैम। ओके, चलें जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक और बैक्टीरिया है, अनदर बैक्टीरियम व्हिच इज नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्रूडिन रिची। तो ये जो फ्रूडिन रिची प्रोपियोनी बैक्टीरियम है, इसके प्रोपियोनी से नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या करता है, ये मिल्क को फर्मेंट करके प्रोड्यूस करता है प्रोपियोनिक एसिड। लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, प्रोपियोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। प्रोपियोनिक एसिड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है मिल्क में टू फॉर्म स्विस चीज। आप लोगों को याद होगा, अगर कभी आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखे हैं कार्टून्स, तो जेरी हमेशा एक चीज का टुकड़ा लेके भाग फिर रहा होता है और उस चीज में छोटे छोटे सुराख होते हैं। जबकि हम घर में मोज़रेला और चेडर चीज लाते हैं, उसमें तो सुराख ही नहीं होते। तो वो और किस्म की चीज है। जो स्विस चीज होती है वो और किस्म की चीज होती है। स्विस चीज वही चीज है जो जेरी, टॉम एंड जेरी में जेरी लेके फिर रहा होता है। उस चीज को बनाने के लिए क्या करते हैं, ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम मिल्क में डाल देते हैं। तो मिल्क में प्रोपियोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोपियोनिक एसिड होने की वजह से सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और चीज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ट्रैप हुई होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बन बन के फिर बाहर निकलती है। तो जब बबल्स बन बन के बाहर निकल जाती है तो चीज के उस हिस्से में वहां पे होल रह जाता है, सुराख हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या होती है, ये होल्स जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्विस चीज के। किसकी वजह से बन रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से बनते हैं। क्लियर? मैम ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बनती है कि घर पे भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी स्विस चीज बन सकती है? पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया स्विस चीज घर पे बनाना। इवन मैंने चेडर और मोज़रेला भी कभी ट्राई नहीं की। मेरा ख्याल है कि ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ही बनेगी। आप लोग कहाँ से लाओगे प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्रूडिन रिची? कहाँ से लाओगे ये बैक्टीरिया? नहीं ला सकते, मेरा नहीं ख्याल। बट मुझे नहीं पता अगर कोई और कोई
कुछ इसका कोई शॉर्टकट हो या कोई हैक हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। चलें आगे मूव करें। जी मैम। जी मैम मैम। जी इतना मुश्किल है ये घर में कैसे बन सकता है? मैम रोटी नहीं सही बन सकती, ये कैसे बनेगा? हाँ, रोटी नहीं हमें सही बनानी आती तो हमसे स्विच चीज कैसे बनेगी। बिल्कुल, चलें जी आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आगे क्या है, मैनी अदर फूड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेशन की वजह से वजूद में आते हैं, जिसमें पिकल्स हैं, सॉरक्रॉट है, सॉसेजेस हैं, सोया सॉस है, एंड अ वैरायटी ऑफ नेशनल फेवरेटीज है। काफी इलाकों की नेशनल कुछ पसंदीदा चीजें हैं जिसमें किमची है। किमची भी एक अचार की किस्म है जो बेसिकली बंद गोभी का अचार होता है। मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है, किमची एक बंद गोभी की टाइप का अचार है, कोरिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है टेम्पोयाक, इसका मुझे आइडिया नहीं है ये क्या चीज है। कैफिर है, ये भी एक योगर्ट की टाइप है जो रशिया में यूज होती है। दही यानी कि आम नॉर्मल योगर्ट है जो हम लोग खाते हैं इंडिया पाकिस्तान। एंड पोजोल, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है ये कौन सी चीज है, ये मैक्सिको में पाई जाती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन इनमें हो रही होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्मेंटेशन अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, इन चीजों को बनाने के लिए। अब जब फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन के दौरान हमें पता है कोई ना कोई एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, या तो कोई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोपियोनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उस एसिड के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, पीएच लो हो जाती है। जब पीएच लो हो जाती है तो इट हेल्प्स टू प्रिजर्व फूड्स। तो लो पीएच हमारी फूड्स को प्रिजर्व करने का काम करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अचार खट्टा होता है, पीएच वहां पे बहुत ज्यादा लो होती है। जब पीएच लो होती है तो क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि लो पीएच पे वो नहीं ग्रो करते। बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड स्पॉइलेज कैन नॉट ग्रो एट लो पीएच। तो वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को स्पॉइल करते हैं वो कभी भी लो पीएच पे ग्रो नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स उनमें से लो पीएच पे ग्रो नहीं करते। तो फर्मेंटेशन के ही प्रोसेस को हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितने प्लांट के बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं, जैसे कि सच एज कॉर्न स्टार्क्स, हम जब भुट्टा छल्ली उगाते हैं तो छल्ली तो हम ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, कॉर्न हम ले लेते हैं, पर पीछे उसके स्टार्क्स बच जाते हैं, उसका जो वो उसका थोड़ा थोड़ा कच्चा सा स्टेम होता है जो वो, और कॉर्न के ऊपर से जो ग्रीन ग्रीन लीव्स उतरते हैं वो, तो हम वो हमारे पास बच जाते हैं। वो बहुत अच्छा सोर्स है एनिमल्स की फीड के लिए, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। सेव हम उसको कैसे करते हैं? Such as corn stalks are preserved for use as animal feed by packing them into a large container, a silo. तो हम क्या करते हैं, हम उस सारे के सारा जो बाय प्रोडक्ट बचा है हमारे पास, पत्ते वगैरह, उनको एक लार्ज कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। लार्ज कंटेनर क्या कहलाता है? सिलो कहलाता है। उस सिलो में लिमिटेड एक्सेस होती है एयर की, यानी कि फुल एक्सेस एयर की नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है। लिमिटेड एक्सेस होगी तो ही फर्मेंटेशन होगी ना। हमने पढ़ा चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दोनों फर्मेंटेशन या तो एनारोबिक या हाइपोक्सिक कंडीशंस में होती हैं। तो एक्सेस हमने क्या की, एयर की लिमिटेड कर दी, और उसमें कोई ना कोई हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिया। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट लोअर द पीएच। जब हमने उस सिलो में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिया तो उसने फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दी। फर्मेंटेशन हो गई तो वहां पे पीएच क्या हो गई, बहुत ज्यादा लो हो गई। अब पीएच लो होने की वजह से वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट था, जो बाय प्रोडक्ट था, वो सिलेज में कन्वर्ट हो गया। That results from this fermentation process can be kept as animal feed for long periods without spoilage. अब ये जो सीलेज है इसको हम एनिमल की फीड के लिए बहुत लॉन्ग अरसे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं विदाउट एनी स्पॉइलेज। ये खराब भी नहीं होगा। क्यों खराब नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पीएच बहुत लो हो गई है और बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर? यस मैम। मैम ये सिलेज क्या है? सिलेज बिल्कुल इस तरह है जैसे हमारे लिए, हम इसको अगर देखेंगे ना तो हमें ये बहुत गंदा बदबू जायका बदबूदार चीज लगेगी। अगर किसी का थोड़ा बैकग्राउंड हो गांव से तो उन्होंने देखा होगा कि वहां पर क्या करते हैं, रात की बची हुई जो रोटियां होती हैं या खुश्क रोटी जो बिल्कुल होती है, उसको पानी में भिगो के रख देते हैं भैंसों को, काउस को, बफलोस को डालने के लिए।
देखा है क्या कभी किसी ने? जी मैम मैंने देखा है। हाँ तो ठीक है, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बता देना कि ये क्या होता है। अब वो क्या करते हैं कि वो जी जो मैम। खुश्क रोटियां होती हैं या वो जो रात की पड़ी हुई रोटियां होती हैं, अगले दिन सुबह भैंसों को, काउस को, जिन्होंने मवेशी गांव में पाले होते हैं, सभी ने पाले होते हैं, तो उनको चारा डालने के लिए क्या करते हैं, जो घास फूस देनी है वो तो देनी है, वो अलग है, इसके अलावा वो उनको रोटियां भी खिला देते हैं। रोटियों को रात को भिगो के रख देते हैं और उसको कवर करके रख देते हैं। वो रोटियों में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। जब वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो एक कैसा मटेरियल बन जाता है, वो सीलेज सा, ऐसे स्लाइमी, और तो वो फिर उसको खिलाया जाता है। वो फिर काउस, बफलोस, शीप्स को खिलाया जाता है। शीप्स को तो नहीं, काउस, बफलोस को खिलाया जाता है। तो वो जो एक चीज बनती है ना, वो सीलेज टाइप होती है। चलिए हम इसको इंटरनेट पे अभी सर्च भी कर लेते हैं कि सीलेज क्या है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग जरा अपने माइक्स को म्यूट करें। ओके बेटा, अपने माइक्स को म्यूट करें। तो ये देखें, ये एक सिलेज पे रखा हुआ है। ये इसको कवर करके इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और ये फिर खराब नहीं होता। ठीक है, मैम ये नजर मर्द आ है? रहा है? मड नहीं है, ये सिलेज है। ये वो सिलेज है जो हमने, ये देखें, कंटेनर्स में या किसी चीज में इसको पैक करके रखा हुआ था। और ये मड नहीं होती, बल्कि यानी कि वो सारा वो जो बाय प्रोडक्ट्स थे कॉर्न वगैरह के, उनको आपने फर्मेंट करवा लिया। फर्मेंटेशन के बाद वो कुछ ऐसा सा हो जाता है, डिफरेंट चीजों से डिफरेंट तरीके का सिलेज बन सकता मैम जी, है। अब जैसे ये है। मैम जी, हाँ जी, मैम जी, मैं बताऊं, मैंने देखा है ये बनते हुए। हाँ जी बेटा, आप बताएं। ये है सिलेज। मैम जी, जो जो होती है ना मकई मैम, उसको ना पीसते हैं मैम, उनको छोटा छोटा काटते हैं कटर के साथ। और मैम जब वो बहुत छोटी छोटी पाउडर की तरह की हो जाती है ना मैम, फिर उसको एक मेडिसिन होती है वो लगा के, तो शापर के साथ उसको रैप करके अच्छी तरह मैम बांध देते हैं। तो हाँ, वो फिर ताकि कुछ देर ऑक्सीजन, तक, कुछ दिनों तक ताकि वैसे रहता है। यस यस, मैम। ताकि ऑक्सीजन ना जाए उसमें, उसको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं ना, यस मैम। और ताकि फिर ऑक्सीजन। जी मैम, फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल के तो वो भैंसों को डालते हैं मैम। बहुत बुरी स्मेल आती है मैम जब यस, फार्म में वो निकालते हैं ना, तो मैम, मैम मेरे मामू क्या है, वो यही काम करते हैं। मैंने यस। देखा है मैम। आप वीडियो तो नजर आई तो मैम समझ लग गई आपको कि क्या है। तो ये जो फर्मेंटेशन होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्मेंटेशन की बहुत गंदी ऑर्डर होती है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। तो ये देखो, ये भी यहाँ पे पैक किया हुआ है और ये इसको खोला है। अब ये फर्मेंटेशन हो चुकी हुई है इसकी और ये सिलेज बन चुका है। यहाँ पे ये देखें, एक और है, ये देखें, काफी सारे सिलेज के पैक्स कर करके रखे हुए हैं। इनमें फर्मेंटेशन हो रही होगी कंटेनर्स में। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को अब? अपने माइक को ऑफ करें, किसी का माइक लगातार ऑन है। ओके, क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लास्ट स्लाइड है हमारी, लास्ट से सेकंड लास्ट स्लाइड है। इसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी था 1910 में, 1910 में, चेम विजमैन, जो बाद में श्रीलंका का वजीर आजम भी बन गया। इस आदमी ने क्या किया था, इसने डिस्कवर किया एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटायरिकम। उसने ये डिस्कवर किया कि ये जो बैक्टीरिया है, ये स्टार्च को फर्मेंट करके ब्यूटानॉल और एसीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च जो है वो इतना कीमती प्रोडक्ट नहीं है जितना ब्यूटानॉल और एसीटोन कीमती है। आपको लगता है ना, ब्यूटानॉल और एसीटोन से हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्च। ब्यूटानॉल और एसीटोन ज्यादा कमर्शियल वैल्यू के हैं एज कम्पेयर टू स्टार्च। उसने जब ये डिस्कवर कर लिया कि हम
लो कमर्शियल वैल्यू की चीज को हाई कमर्शियल वैल्यू की चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्मेंटेशन। तो फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन की बहुत बड़ी फील्ड जो है वो बन गई। तो दिस डिस्कवरी ओपन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। फिर इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई जिसमें फर्मेंटेशन करवाई जाती है और ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सम अदर ग्रेटर कमर्शियल वैल्यू के प्रोडक्ट में, जैसे कि यही यहाँ पे स्टार्च को ब्यूटानॉल और एसीटोन में कन्वर्ट किया। दिस डिस्कवरी ओपन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस in which some readily available material rich in carbohydrate is supplied to a pure culture of a specific microorganism which ferments it into a product of greater commercial value। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनाबॉलिक फेज। एनाबॉलिक फेज क्या होता है मैम? हाँ जी मैम मोलासिस का बता दें क्या होता है? ओके, मोलासिस होता है जब गन्ने का रस हम निकाल लेते हैं ना, तो गन्ने के रस को जब गर्म किया जाता है उससे गुड़ या शक्कर बनाने के लिए, तो वहां पे उसमें गन्ने का रस तो शक्कर में या गुड़ में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे थोड़ा सा रेजिड्यू बच जाता है जिसको हम फोक वगैरह भी कहते हैं। जैसे मिल्क शेक वगैरह भी बनाए तो एप्पल का ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वो आ जाता है। यस मैम। ठीक है, तो वो मोलेसिस होता है। ये सिर्फ गन्ने का, मैं एप्पल की बात नहीं कर रही। अब एप्पल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि एप्पल का मिल्क शेक बनाए तो वो ऊपर ऐसे थिक थिक सा वो जो मटेरियल सा आ जाता है ना, वो रेजिड्यू होता है एप्पल का। इसी तरह ओके मैम, समझ आ गई। गन्ने के रस को जब गर्म करते हैं तो वो रस तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है गुड़ में या शक्कर में, उसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा मोलेसिस वो थोड़ा थोड़ा सा बचता है, झाग झाग से वो उतारते जाते हैं, वो मोलेसिस होती है। दैट इज ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये मोलेसिस भी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ओके ओके तो मैम। इसको मोलेसिस को हम फर्मेंट करके नए कमर्शियल अच्छे कमर्शियल वैल्यू की चीजें बना लेते हैं जिनमें अल्कोहल भी आती है जो फिर बाहर बेची जाती है और पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट है एनाबॉलिक फेट्स। एनाबॉलिक फेट्स क्या है? अभी तक तो हमने पढ़े वो वाले फेट्स जिसमें पायरुवेट को हम डिग्रेड ही कर रहे हैं, उसको तोड़ के कुछ और का कुछ और ही बना रहे हैं। एनाबॉलिक फेट्स क्या होते हैं कि जिसमें हम पायरुवेट के कार्बन स्केलेटन को, पायरुवेट की कार्बन बैकबोन को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड एलानिन और अदर फैटी एसिड्स। तो इसको हम कार्बन स्केलेटन को, पायरुवेट की कार्बन स्केलेटन को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग, एनाबॉलिक होता है ना मेक करना बनाना, फॉर सिंथेसाइजिंग अमाइनो एसिड्स लाइक एलानिन एंड फैटी एसिड्स। कुछ फैटी एसिड्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, पर ये जो होते हैं ये बहुत इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। ये हमारे अंदर ही एनाबॉलिक फेट्स हो रहे होते हैं, इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते क्योंकि एलानिन हम और एंजाइम्स के थ्रू या और चीजों के थ्रू भी बना सकते हैं। इसी तरह फैटी एसिड्स भी और जगहों से और चीजों से बनते रहते हैं, तो ये बहुत कम इसका फेट होता है। The oxidation of pyruvate is an important catabolic process, but pyruvate has anabolic fates as well. It can provide the carbon skeleton for the synthesis of the amino acid alanine or for the synthesis of fatty acids. नेक्स्ट इज द रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस है लेहनिंजर से, 5th एडिशन से बनाया गया है ये लेक्चर, और इसके अलावा ये यूट्यूब वीडियो जो मैंने आप लोगों को बीच में दिखाई थी वो इस लिंक से ली गई है। तो आप लोग चाहो तो इस लिंक पे जाके दोबारा से पूरी वीडियो भी देख सकते हो। सो एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम, समझ आ गई है सारी। ओके, आज का लेक्चर तो वैसे भी इजी था।